वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ द ऑपरेशन मैनेजमेंट चैप्टर 1। अब हम लोगों ने पढ़ा था 4 प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूरा पढ़ लिया था। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पे चल रहे हैं। सेकेंड टॉपिक आपका क्या है, इसमें इसी फ्लो में, जिस फ्लो में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसी फ्लो में आप पूरा तैयार करिएगा तो ये चैप्टर बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा। अगर आप थ्योरी पढ़ने बैठेंगे एक एक लाइन तो फिर आपको थोड़ा सा मुश्किल होगी, बिकॉज एक एक लाइन आपको याद भी नहीं रहेगी जब तक आप उस पॉइंट्स को समझोगे नहीं। तो पहला आपका ऑपरेटिंग सिस्टम था। सेकंड आपका क्वेश्चन है ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? ऑपरेशन मैनेजमेंट जिसकी स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ऑपरेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम हम लोग ने पढ़ा है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना। जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब जितना भी इनपुट जा रहा है आउटपुट निकल रहा है, उस प्रोसेसिंग को मैनेज करना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करना, ये आपका मेन ऑपरेशन मैनेजमेंट का फोकस होता है। अब इसमें क्या आता है आपका प्लानिंग। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हाईलाइट करे दे रही हूँ ताकि आपको इजी हो। फर्स्ट पॉइंट आएगा आपका प्लानिंग। सेकंड पॉइंट आपका आएगा ऑर्गेनाइजिंग। थर्ड पॉइंट आपका आएगा कंट्रोलिंग। इन सब के थ्रू रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ करना, गुड्स और सर्विसेज को एफिशिएंट प्रोड्यूस करना, इनका मेन ऑपरेशन फंक्शन का मैनेजमेंट होता है, ऑपरेशन मैनेजमेंट का फंक्शन होता है। तो ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोग ने क्या पढ़ा? ऑपरेटिंग सिस्टम को वो मैनेज करता है थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग फंक्शन। ओके, और यहाँ पे लिख सकते हो एफिशिएंट प्रोड्यूस भी करता है। तो आप अगर अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहो तो आप अपनी लैंग्वेज में एग्जाम में लिख के आ सकते हो। ओके, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये आराम से आप इसको लिखोगे तो आपका हाफ पेज का आंसर तो, हाफ या फुल पेज का आंसर तो बन जाएगा ये। ओके, अब आप प्लानिंग को डिफ़ाइन कर सकते हो, ऑर्गेनाइजिंग को भी डिफ़ाइन कर सकते हो, कंट्रोलिंग को भी आराम से डिफ़ाइन कर सकते हो। कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इन पॉइंट्स को भी। अब आता है थर्ड पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ऑपरेशन मैनेजमेंट के? उसको हम लोग ऐसे देख सकते हैं। पहला आपका आता है कस्टमर सर्विस, दूसरा आपका आता है रिसोर्स यूटिलाइजेशन, कस्टमर सर्विस एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन। अब इसमें हमें करना क्या है? देखो, कस्टमर सर्विस क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे। राइट प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट प्राइस होनी चाहिए उस प्रोडक्ट की, राइट टाइम होना चाहिए, मतलब राइट प्रोडक्ट आप कस्टमर तक पहुंचाएं, करेक्ट प्राइस पे पहुंचाएं और राइट टाइम पे पहुंचाएं। तो ये इनका मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है। इन्हीं तीनों पॉइंट से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है और इन्हीं तीनों पॉइंट्स को आपको वहाँ पर लिखना है। अब इसमें 2 पॉइंट और कनेक्ट कर लीजिए। जैसे ए पॉइंट मैं बता दे रही हूँ, बी पॉइंट बता दे रही हूँ। ए पॉइंट में आप लिख सकते हो स्पेसिफिकेशन,
बी पॉइंट में आ जाएगा कॉस्ट और सी पॉइंट में आ जाएगा आपका टाइमिंग। इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप इन लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हो। चाहो तो आप राइट प्रोडक्ट राइट टाइम ऐसे करके भी लिख सकते हो, राइट प्राइस और राइट टाइम करके लिख सकते हो, चाहे स्पेसिफिकेशन कॉस्ट और टाइम करके लिख सकते हो। स्पेसिफिकेशन में क्या होता है, कस्टमर जो चाहता है वही प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है। कॉस्ट में मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट पर प्रोडक्ट प्रोवाइड करना है, प्रोडक्ट या सर्विस देनी है। और टाइमिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को सही समय पे डिलीवर करना। ओके, दैट इज कॉल्ड टाइमिंग ऑफ द प्रोडक्ट। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन का मतलब होता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। कीवर्ड्स का ध्यान बिल्कुल रखना है। मिनिमम वेस्ट और मैक्सिमम आउटपुट, मिनिमम वेस्ट से मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन रिजल्ट निकालना। मतलब यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, मिनिमम वेस्ट से मैक्सिमम आउटपुट जनरेट करना। इसके अगर नोट्स भी चाहिए होंगे बहुत इजी लैंग्वेज में तो मुझे बता दीजिएगा। मुश्किल से 1 to 2 पेज के नोट्स होंगे, क्विकली स्टडी करोगे तो हो जाएगा 1 घंटे में, और रिवाइज करके एग्जाम में जा सकते हो। इससे एक क्वेश्चन आना है, ये श्योर होता है। उसके बाद हम आते हैं, ये हो गया आपका रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कस्टमर सर्विस, ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट में आपका आता है स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट में हम लोगों को देखो स्कोप कैसे देखने हैं। पहला, मैं जो भी पॉइंट्स लिख रही हूँ उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रही हूँ ताकि आपको पॉइंट्स अच्छे से डेप्थ में समझ में आ जाए। और इसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा कि ये आपको पीडीएफ में मिल जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूँगी पर्सनली। उसके बाद लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़, लोकेशन ऑफ फैसिलिटीज़ को कैसे समझ सकते हो कि जैसे बिजनेस लोकेशन, इसका मतलब सीधा वो होता है, मतलब होता है बिजनेस लोकेशन। किसी बिजनेस या फैक्ट्री या वेयर हाउस या ऑफिस को सेटअप करने के लिए सबसे सही और बेस्ट जगह चुनना। जो लोकेशन होता है उसको सही, जैसे नियर टू मार्केट चुनना, और बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस होते हैं जिसके थ्रू आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। तो दैट इज कॉल्ड लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, दिस इज कॉल्ड स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट। स्कोप का मतलब ही यही होता है कि क्या इसका दायरा है, किस किस स्कोप में ये ऑपरेशन मैनेजमेंट कंडक्ट किया जा रहा है। ऑपरेशन मैनेजमेंट में जैसे आपका कस्टमर यूटिलाइजेशन है, कस्टमर सर्विस है, तो इसमें आप कैसे इस ऑपरेशन फंक्शन को, ऑपरेशन मैनेजमेंट को परफॉर्म करोगे, राइट, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी आता है। इसके बाद आपका आएगा प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग। प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग में हम क्या समझते हैं कि मशीन्स और डिपार्टमेंट की जितनी भी अरेंजमेंट और मटेरियल मूवमेंट को मैनेज करना। क्या मटेरियल मूव हो रहा है, किस तरीके से। प्लांट लेआउट का मतलब ये होता है कि सही से स्पेस यूटिलाइज हुई है कि नहीं है, जिस जगह पे मीटिंग रूम होना चाहिए मीटिंग रूम है कि नहीं है, स्पेसिफिक रूम्स हैं, स्पेसिफिक डिस्कशन रूम्स हैं, रेस्ट रूम्स हैं। जो भी प्लांट लेआउट होता है, एक लेआउट बनता है जब जब भी आप प्लांट बनाते हो तो उसका एक लेआउट बनता है, उसके बाद ही ये डिसाइड होता है। एंड मटेरियल हैंडलिंग मतलब उस प्लांट में कैसे मटेरियल्स का मैनेज को मूव किया जा रहा है, मूवमेंट को देखा जा रहा है। यहाँ पे हम लिख देते हैं मटेरियल हैंडलिंग के साथ में मैनेजमेंट ऑफ मूवमेंट
ऑफ मटेरियल। थर्ड पॉइंट आपका क्या आता है, प्रोडक्ट डिज़ाइन। प्रोडक्ट डिज़ाइन से आपका क्या मतलब होता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, फीचर्स एंड डिज़ाइन डिसाइड करता है प्रोडक्ट का क्या डिज़ाइन होना चाहिए, उसकी क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स है, क्या डिज़ाइन है, तो प्रोडक्ट कैसे मार्केट में प्रेजेंट किया जाएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट डिज़ाइन। ये आप सब समझते हो। प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन में प्रोडक्ट बनाने के मेथड और सीक्वेंस क्या डिसाइड करना, मतलब इसका मेथड, सीक्वेंस, प्रोसेस है, या मेथड भी लिख सकते हो। मेथड क्या है डिज़ाइन करने का, ये होता है। फिर फिफ्थ पॉइंट में आप देख सकते हो, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब इसको कैसे देखेंगे, प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल क्या होता है। इसमें ये होता है कब और कैसे प्रोड्यूस करना है, इसकी प्लानिंग और कंट्रोल करना है, कब इसकी प्लानिंग करनी है, कब इसको कंट्रोल करना है, कितना, कब और कैसे करना है। ओके, तो यहाँ पे आप इसको इसी तरीके से लिख सकते हो, बट आप अपनी लैंग्वेज में इसको डिफाइन कर सकते हो। ओके, कितना, कब और कैसे करना है, बस इतना ध्यान रखना है, आप वहाँ पर आराम से लिख लोगे, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। सिक्स्थ में आपका सिक्स्थ पॉइंट आएगा, क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल से क्या मतलब है, डिटेक्ट फ्री क्वालिटी मेंटेन करना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, डिटेक्ट फ्री नहीं, डिफेक्ट फ्री होता है, डिफेक्ट फ्री क्वालिटी को मेंटेन करना, दैट इज कॉल्ड क्वालिटी कंट्रोल। सेवेंथ पॉइंट आपका आ जाएगा, मटेरियल्स मैनेजमेंट। मटेरियल को मैनेज, जैसे आपका एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल क्या, मैं इसके अंदर का जो भी आपको लिखना है वो लिख देती हूँ। यहाँ पे परचेज करना, स्टोर कैसे होगा, या हैंडल कैसे करेंगे, मूवमेंट कैसे होगा, ये सब हम इसमें करते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड मटेरियल मैनेजमेंट। अब एट्थ पॉइंट पे आते हैं। एट्थ पॉइंट आपका आता है मेंटेनेंस मैनेजमेंट। मेंटेनेंस मैनेजमेंट में क्या होता है, मशीन्स को प्रॉपर कंडीशन में रखना ताकि ब्रेक डाउन ना हो, मतलब हम ब्रेक डाउन ना हो, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ें ना हो ताकि हमारा काम रुके, तो ब्रेक डाउन नहीं होना चाहिए बीच में काम, तो दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस मैनेजमेंट। तो स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, मोस्टली पूछ लेता है, थोड़ा सा अलग ट्विस्ट करके मैं क्वेश्चंस को आपको बता दूंगी कैसे वो ट्विस्ट करता है। तो दिस इज कॉल्ड स्कोप ऑफ ऑपरेशन। अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, ऑपरेटिंग मैनेजमेंट पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम के 4 प्रिंसिपल्स पढ़े, ऑपरेशन मैनेजमेंट के तरीके पढ़े कि कैसे हम उसको कर सकते हैं, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, कस्टमर सर्विस और रिसोर्स यूटिलाइजेशन पढ़ा। उसके बाद स्कोप ऑफ ऑपरेशन मैनेजमेंट, लोकेशन ऑफ फैसिलिटी, प्लांट लेआउट एंड मटेरियल हैंडलिंग, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोसेस डिज़ाइन, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल, डिफेक्ट फ्री होता है, मटेरियल मैनेजमेंट, परचेज, स्टोर, हैंडल, मूवमेंट। बहुत इजी पॉइंट्स हैं, ये आपको 2-4 बार आप रिवाइज करोगे याद हो जाएंगे अपने आप से ही। उसके बाद हम आते हैं आपका फिफ्थ पॉइंट पे। फिफ्थ पॉइंट में आपका आता है मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम। अब मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम में मैं आपको कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी जिसको आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप वहाँ पे वो की पॉइंट्स लिख के आ जाओ, वो नंबर आपको मिल जाए। अगर आप की पॉइंट्स नहीं लिखोगे तो नंबर मोस्टली
वो काट लेते हैं की पॉइंट्स ना लिखने पर। चलो लेट्स सी, पहला पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट पॉइंट आएगा मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में हमें क्या पढ़ना ज़रूरी है ये देख लो। सारा कुछ तो पूरा आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। जो भी प्रोडक्शन कंपटीशन में आगे निकलने का, जैसे आप मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मतलब इतना ज़्यादा कंपटीशन हो रहा है, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को थोड़ा इजी कर दो तो क्या हो जाएगा, आपका प्रोसीजर इजी हो जाएगा, आप कंपटीशन से आगे निकल जाओगे। तो वो कौन कौन से टूल्स हैं जो कि आपकी हेल्प करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस से आगे निकलने में लोगों से। तो पहला पॉइंट आपका आ जाएगा TQM, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। ओके, सेकेंड पॉइंट आएगा आपका BPRE। BPRE का फुल फॉर्म होता है टाइम बेस्ड कंपटीशन। ये टाइम बेस्ड कंपटीशन होता है, लेकिन इसमें इसका फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। ओके, थर्ड पॉइंट आपका जस्ट इन टाइम JIT। एंड आपका D पॉइंट आपका आ जाता है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ऑब्वियसली फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम होगा तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर और आ जाता है CIM। CIM का मतलब होता है कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसके थ्रू ये जो टेक्निक्स हैं ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, टेक्निक्स के थ्रू हम आगे बढ़ सकते हैं इसके फंक्शन की तरफ कि ये कौन कौन सी टेक्निक्स हैं मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की। तो मैन्युफैक्चरिंग एज अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का मतलब भी यही होता है कि हम लोगों से इतना ज़्यादा कंपटीशन है, इससे हम कैसे आगे निकलें और कैसे हम इन कुछ टूल्स को यूज़ करके आगे निकल सकते हैं। सेकेंड इज सर्विस ओरिएंटेशन। सर्विस ओरिएंटेशन में क्या होता है, कस्टमर सर्विस को ध्यान में रख कर प्रोडक्शन सिस्टम डिज़ाइन किया जाता है। मतलब ऐसे देख लो कि कस्टमर जितना भी जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके हिसाब से उसको पहले ध्यान में रखता है। ठीक है, तब वो आपको जो भी प्रोडक्शन का सिस्टम है वो डिज़ाइन करता है ताकि ईजिली आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए। मतलब जो कस्टमर चाहता है वो कस्टमर को मिल जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड कस्टमर वांट। तो यहाँ पे सर्विस ओरिएंटेशन में आप लिख सकते हो कस्टमर वांट्स का पॉइंट। और कस्टमर वांट्स अभी मैंने यहाँ पे पढ़ाया था, कस्टमर सर्विस कस्टमर वांट सेम ही होएगा। तो ये आप यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, ये सब कुछ यहाँ पे लिख सकते हो। राइट प्रोडक्ट, राइट प्राइस, राइट टाइम पे, स्पेसिफिकेशन, कॉस्ट और टाइमिंग, ये सारे पॉइंट्स आप यहाँ पे डाल सकते हो। थर्ड पॉइंट पे आएंगे, ये आपका पूरा मॉडर्न ऑफ प्रोडक्शन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आता है। उसके बाद आपका आता है डिसअपियरेंस ऑफ स्मोक स्टैक्स। ये पॉइंट्स ऐसे ही याद करने हैं जैसे ये लिखे हैं। डिसअपियरेंस ऑफ द स्मोक स्टैक। डिसअपियरेंस ऑफ द स्मोक स्टैक्स का मतलब ये होता है कि जैसे अभी तक जो इन्वायरमेंट होता था इंडस्ट्रीज़ में उसमें बहुत ज़्यादा स्मोक होती थी, अनहाइजेनिक इन्वायरमेंट होता था, अब उतना अच्छा नहीं होता था। तो जो टेक्नोलॉजी और नॉलेज बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से फैक्ट्रीज़ का इन्वायरमेंट बहुत फ्रेंडली हो गया है अब। ठीक है, अब ऐसा नहीं रहा।
तो टुडेज फैक्ट्रीज आर एथिकली, ये आपका बुक में लिखा हुआ है, टुडेज फैक्ट्रीज आर एथिकली डिजाइंड एंड बिल्ड environmental friendly. In fact, they are homes away from homes. Going to factory every day is no more excruciating experience. It is like a holidaying at the scenic spot. तो ये आप लाइन लिख सकते हो कि गोइंग टू फैक्ट्री एवरी डे इज़ नो मोर एक्सक्रूशिएटिंग एक्सपीरियंस. अब एक्सक्रूशिएटिंग मतलब होता है पेनफुल एक्सपीरियंस नहीं रहा. अब वो हॉलीडेइंग एट अ सीनिक स्पॉट, मतलब वो एक डिफ़ाइन किया है कि जैसे हम सीनिक स्पॉट में जाते हैं हॉलीडे करने के लिए, वैसा हो गया है. तो इन्वायरमेंट अब बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो गया है. अब आओ नेक्स्ट पॉइंट पे. नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटिफुल. स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल मतलब एक EF एस्क्यूमेचर थे, EF एस्क्यूमेचर थे. हु इज़ अ फेमस बुक, हु हैज़ अ फेमस बुक, उन्होंने लिखी थी स्मॉल हैज़ बिकम, स्मॉल इज़ ब्यूटिफुल. स्मॉल ब्यूटिफुल, ये एक बुक थी इनके थ्रू. इस बुक में इन्होंने ये बताया था, ज़रूरी नहीं है बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हो, आप स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस रखो, उसकी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा प्रोवाइड करो और एक स्पेशलाइजेशन पे फोकस करो, तो आपका स्मॉल स्केल इज़ बेटर देन द लार्ज स्केल हो जाता है. वो स्मॉल स्केल आपका ज़्यादा बेहतर होता है लार्ज स्केल बहुत ज़्यादा काम को बढ़ाने से. तो नॉट ऑलवेज अ नीड फॉर अ लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस, या हमेशा लार्ज स्केल इंटरप्राइजेस की हमेशा नीड नहीं रहा है, मगर ये उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस किया है. ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने डिस्कस किया है EF एस्क्यूमेचर में अपनी बुक में स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल. तो ये आपके 4 पॉइंट्स हैं जो कि आपके मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम में हेल्प करते हैं. तो कभी कभी लोग प्रोडक्टिविटी टूल्स लगाना भूल जाते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ाने में, प्रोडक्शन को बढ़ाने में, या तो फिर बहुत ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा बनाने में, और प्रोडक्टिविटी लैक करते हैं. तो इसीलिए उन्होंने स्मॉल हैज़ बिकम ब्यूटीफुल लिखा है कि आप का थोड़ा छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो मगर उसमें सारी चीज़ें अच्छे से प्रोवाइडेड हो ताकि स्मूथली वो वर्क कर सके. अब लास्ट पॉइंट बचा है जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगी, रीसेंट ट्रेंड इन प्रोडक्शन ऑपरेशन फंक्शन. इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है, मुश्किल से 6 क्वेश्चंस हैं इसमें, और ये 6 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से तैयार कर लेने हैं. इस लेक्चर्स में मैंने सब कुछ अच्छे से समझा दिया है, कोई भी टेंशन की बात नहीं है, बस लेक्चर खोलो और फटाफट से पढ़ लो. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.